Hi everyone. So let us continue with our question series. This is going to be question set number 3. So let's start. Okay. This is question number 1. Let me further zoom it. Gem Capital is a hedge fund with $150 million of initial invested capital. Okay. The fund charges 2% management fee at the management fee on assets under management at the end of the year. Generally एक habit होता है कि यार beginning पे कर देते हैं, लेकिन question बोल रहा है end of the year, one has to consider that. And 20% incentive fee. Okay. Incentive fees and management fee are calculated independently. यहाँ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. Independently का मतलब जब कोई भी incentive fee calculate करोगे तो management fee वाला portion को net off नहीं करना है. Management fee को अलग, incentive fee अलग, right? Independent. In the first year, Gem Capital has 25% return. What is an investor's after fee return for the year? चलो start किया था 150 से, right? Return कितना है? 25%. तो 150 मिलियन का कितना बन गया होगा? 150 into 1.25, 187.5, right? Management fee. क्लियर कट क्वेश्चन ने बोला है सर एंड ऑफ द ईयर पे करेंगे, तो 187.5 का 2%, 3.75. इंसेंटिव फी सर 150 का 187.5 बना दिया, तो कहने से आपका 37.5 इज द गेन. वो गेन पे 20% इंसेंटिव फी चार्ज करेगा कौन? हेज फंड, राइट? तो इट वुड बी 187.5 minus 150 into 20%. 7.5. तो टोटल फी कितना चार्ज किया सर? 3.75 मैनेजमेंट फी एंड 7.5 इंसेंटिव फी. 7.5 प्लस 3.75, तो टोटल फीस 11.25. तो कहने से 187.5 में से 11.25 को डिडक्ट करेगा एंड बाकी का प्रोसीड्स इन्वेस्टर्स लोग को दे देगा एंड फिर देखते हैं रिटर्न कितना. तो माइनस 187.5 कहने से इन्वेस्टर्स लोग को 176.25 मिलेगा. तो इन्वेस्टर्स लोग सोचेंगे यार 150 मिलियन दिया था और रिटर्न कितना आया? 176.25. तो परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न कितना? 17.5%, which is what option number B. I think November 2024 कैंडिडेट्स के लिए इतना हिंट इज मोर देन इनफ, राइट? कोई वन शुड नॉट कंप्लेन कि सर वो रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में भी कैलकुलेट करके बता दीजिए. इट्स सो इजी, राइट? जो भी फीस है वो वाला पार्ट को डिडक्ट कर दो 187.5 से एंड देन एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू बाय बिगिनिंग वैल्यू इनटू 100. Question number 2. Car Funds is a hedge fund with $125 million of assets under management at the end of the prior year. End of the prior year मतलब beginning of the current year, right? तो beginning में 125 million था. The fund has a 1/10 fee structure. 1 and 10 fee structure का मतलब 1% is the management fee and 10% is the incentive fee. Incentive fee are calculated on the gains net off. देखो net off आ गया. इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इंडिपेंडेंट था. तो यहाँ पे जब कोई भी हम लोग इंसेंटिव फी कैलकुलेट करेंगे ना, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा. इंसेंटिव फी कैलकुलेट करते हो मैनेजमेंट फी वाला पोर्शन को डिडक्ट करना पड़ेगा. सब कैसे करते हो जब करेंगे तो पता चल जाएगा आपको. इन द करंट ईयर कार फंड हैज अ 5% ग्रॉस रिटर्न. अब एक सेकंड. और ये बोला था ना इंसेंटिव फी आर कैलकुलेटेड ऑन द गेन्स नेट ऑफ मैनेजमेंट फीस एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट फी अपने को एंड ऑफ वैल्यू पे लगाना है, राइट? In the current year, car fund has a 5% gross return and investor after fee return for the year is closest to. Okay. तो beginning value कितना था? 125 million. पहले तो मैनेजमेंट फी कैलकुलेट कर देते हैं. और मैनेजमेंट फी कैलकुलेट करने से पहले मेरे को एंडिंग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज मैनेजमेंट फी इज एट द एंड ऑफ द ईयर. एंडिंग वैल्यू 5% रिटर्न है तो 125 इंटू 1.05 कितना हो रहा है? 131.25. अब आप मैनेजमेंट फी कैलकुलेट करो. It is 131.25
into 1%, 1.3125. इंसेंटिव फी, प्लीज इंसेंटिव फी कैलकुलेट करते वक्त सावधान। क्यों सावधान सर? क्योंकि क्वेश्चन में नेट ऑफ बोला है। तो आइडियली हम लोग क्या सोचते हैं, सर 125 मिलियन शुरू में था, एंड में 131.25 हो गया, तो हम लोग इंसेंटिव पे कैलकुलेट करते हैं 131.25 माइनस 125 इंटू द रेट परसेंटेज ऑफ द इंसेंटिव फी, राइट। लेकिन यहाँ पे नेट ऑफ बोला है तो मैनेजमेंट फी को भी लेस करना पड़ेगा, मतलब 131.25 माइनस 125 मिलियन माइनस 1.3125 नेट ऑफ बोला है ना, इंटू 10%। बोलो कितना हो रहा है? 131.25 minus 125 minus 1.3125 into 10%. This is coming to 0.49375. टोटल फी कितना हुआ? 0.49375 प्लस 1.3125, तो टोटल फी सबका आ रहा होगा 1.80625। यस और नो? इसको मैनेजमेंट फी को और इंसेंटिव फी को मैंने ऐड किया, तो ऐड करके आ रहा है 1.80625। तो कहने से एंडिंग वैल्यू में से ये फीस डिडक्ट होगा, फिर जो भी बच जाएगा उसको रिटर्न कर देंगे, राइट, इन्वेस्टर्स को। फिर इन्वेस्टर्स लोग अपना रिटर्न कैलकुलेट करेंगे इन परसेंटेज टर्म्स, तो स्ट्रेट अवे कर रहे हैं। तो सर जो भी टोटल फीस है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ 131.25 से, तो 129.44 आ रहा है एंडिंग वैल्यू नेट ऑफ फीस, राइट। अब परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, so it is coming to 3.555 rounded off to 3.6%. 2 का what? A. Question number 3. Which of the following example best represents flexibility option? देखो, ये अगेन हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स टॉपिक में करते हैं। रियल ऑप्शंस करके कॉन्सेप्ट है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि एक्सपेंशन ऑप्शन, abandonment option, flexibility option, right? तो flexibility option is relating to prices and operational process। मतलब से अगर डिमांड ज्यादा हो गया तो प्राइस बढ़ा देंगे, राइट। प्राइस बढ़ाने का ऑप्शन है क्या सर? हाँ है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन। सर डिमांड बहुत ज्यादा हो गया तो लेबर्स लोग को ओवर टाइम करा देंगे। ये सारी चीज जो मैंने बोला ना, प्राइस सेटिंग एंड ऑपरेशनल प्रोसेस रिगार्डिंग, ये फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है, राइट। लेट्स सी, तो तीनों में से कौन सा फ्लेक्सिबिलिटी है? ऑप्शन ए देखते हैं। इन 3 years अ कंपनी कैन इन्वेस्ट $500 million टू इंक्रीज द साइज ऑफ इट्स प्रोजेक्ट बाय 40%। ये टोन तो पूरा का पूरा एक्सपेंशन ऑप्शन का है, इज व्हाट एक्सपेंशन ऑप्शन। इन 2 years अ कंपनी कैन ईज ऑपरेटिंग अ फैक्ट्री, राइट। 2 साल के अंदर हम फैक्ट्री को बंद कर सकते हैं इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन इज नेगेटिव। इसको कहते हैं अबैंडनमेंट ऑप्शन। क्या सर 2 साल के अंदर फैक्ट्री को बंद करने का ऑप्शन है क्या? अगर है तो अबैंडनमेंट ऑप्शन। अब ए और बी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली सी होगा आंसर। लेट्स रीड इट आउट। इन 1 year अ कंपनी कैन इंक्रीज द प्राइस, देखो प्राइस रिलेटिंग, प्राइस रिलेटेड, राइट, इफ द डिमांड राइजेस। ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अ रियल ऑप्शन कैन, सुनना तो एक सेकेंड। अगर इफ यू आर होल्डिंग एन ऑप्शन, इफ यू आर होल्डिंग से, सर मैं प्रोजेक्ट को इंक्रीज कर सकता हूँ, एक्सपेंशन ऑप्शन। सर मैं प्राइस को चेंज कर सकता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी। सर मैं बीच में प्रोजेक्ट को बंद कर सकता हूँ, अबैंडनमेंट, राइट। मतलब इफ यू आर होल्डर ऑफ एन ऑप्शन, थिंक इट लाइक यू आर अ बायर ऑफ एन ऑप्शन। डेरिवेटिव्स में लेके जा, अगर आप ऑप्शन बाई किया हुआ है तो मेरे को बताओ ऑप्शन का पे ऑफ क्या क्या हो सकता है? अगर मैं ऑप्शन बाई कर रखा हूं तो सर या तो पे ऑफ होगा जीरो, या तो पे ऑफ होगा व्हाट, पॉजिटिव। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन अगर मैं बाई कर रखा हूं तो या तो मैं एक्सरसाइज करूंगा या तो ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो पे ऑफ पॉजिटिव होगा, और अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, अगर ऑप्शन लैप्स हो रहा है तो पे ऑफ क्या होगा? जीरो। इन नो सिचुएशन इट कैन हैव नेगेटिव वैल्यू, राइट। कोई भी हालत में ऑप्शन बायर को नेगेटिव पे ऑफ तो हो ही नहीं सकता है, राइट। नेगेटिव पे ऑफ की बात कर रहा हूं।
पे ऑफ या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अगर एक्सरसाइज कर रहा हूं तो पे ऑफ पॉजिटिव, और अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, लैप्स हो रहा है, तो पे ऑफ क्या होता है? जीरो, राइट? नेगेटिव पे ऑफ तो हो ही नहीं सकता है। तो रियल ऑप्शन इज नथिंग बट ऑप्शन एंजॉयड ना, ऑप्शन होल्डर का बात हो रहा है, राइट? कि सर एक्सपेंशन ऑप्शन है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, अबैंडनमेंट ऑप्शन, दिस दैट वैसा, कैन नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। ऑप्शन भी क्या बोल रहा है? हैव अ नेगेटिव वैल्यू। यहीं पे मतलब आगे पढ़ने का सेंस ही नहीं है। बोल रहा है ऑप्शन का पे ऑफ नेगेटिव हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है, राइट? ओनली इफ इट इज नॉट एक्साइड, नॉट एक्सरसाइज। इफ इट इज नॉट एक्सरसाइज तो पे ऑफ क्या होता है? जीरो होता है, नहीं क्या? सी भी बोल रहा है हैव अ नेगेटिव वैल्यू, अगेन रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following statement regarding a forward commitment is least accurate? Okay, ये तीनों में से क्या गलत है वो ढूंढना है। पहले तो ये देख लेते हैं क्या एक्यूरेट है। अ फॉरवर्ड कमिटमेंट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल प्रॉमिस, सही है, राइट? कि हम 3 महीने के बाद ये बाई करेंगे, राइट? ऐसे मन से 3 महीने बोला, ए इज करेक्ट। कैन इन्वॉल्व स्टॉक इंडेक्स, हाँ स्टॉक इंडेक्स निफ्टी पे फॉरवर्ड है या बैंक निफ्टी पे फॉरवर्ड है, इंडेक्स पे हो सकता है। तो ए एंड बी तो एक्यूरेट है, मतलब सी क्या होगा? इनएक्यूरेट या लीस्ट एक्यूरेट? सी क्या कह रहा है? इज नॉट लीगली बाइंडिंग, गलत बोल रहा है। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज a contractual promise which is legally binding, right? Question number 6, a European call option, a European call option on a stock has an exercise price of 42. Okay, strike price is 42. On the expiration date, the stock price is 40. The value of the option at expiration is, देखो value of the option पे ऑफ पूछ रहा है, राइट? सोचो ना, तुमने एक स्ट्राइक प्राइस 42 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाई किया है, मेच्योरिटी में स्टॉक का प्राइस 40 हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, पे ऑफ क्या होगा? जीरो। ये वाला क्वेश्चन, राइट? वो वाला क्वेश्चन कैपिटल इन्वेस्टमेंट से था रियल ऑप्शन, यहाँ पे डेरिवेटिव्स वाला क्वेश्चन आ गया, राइट? स्टॉक प्राइस नीचे आ गया, मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो पे ऑफ क्या होगा? जीरो। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रेडिट साइकिल इज मोस्ट एक्यूरेट? क्रेडिट साइकिल आर पोटेंशियल कॉज ऑफ एसेट प्राइस बबल, एकदम सही। सो क्रेडिट साइकिल एम्पलीफाई कर देता है, राइट? से इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में है, वही टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिया तो एकदम एम्पलीफाई हो जाएगा, राइट? इकोनॉमी ऑलरेडी एक्सपेंशन मोड में है, बूम में है, वही टाइम पे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो और भी ज्यादा जोश चढ़ जाएगा ना इकोनॉमी के अंदर, राइट? एम्पलीफाई कर देता है वो। ठीक है, अ टिपिकल बिजनेस साइकिल इंक्लूड 2 और मोर क्रेडिट साइकिल्स, गलत बोल रहा है। जनरल इकोनॉमिक्स में देखो, आपको याद आ रहा होगा, हम लोग कहते हैं क्रेडिट साइकिल आर लॉन्गर देन द बिजनेस साइकिल। क्रेडिट साइकिल आर लॉन्गर देन द बिजनेस साइकिल, मतलब बिजनेस साइकिल क्रेडिट साइकिल के अंदर आ जाएगा, राइट? ये बोल रहा है बिजनेस साइकिल इंक्लूड्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। सी बोल रहा है क्रेडिट साइकिल टेंड टू डैम्पन, डैम्पन नहीं, एम्पलीफाई कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो एक सेकंड, मैंने मार्क किया क्या आंसर? 7 का ए, ओके। An economy has been producing at its full employment level of output. Full employment level of output का मतलब, एक बार डायग्राम बता रहा हूं मैं। ये आउटपुट है, ये प्राइस है। ये वाले चैप्टर को शायद इन लोगों ने अभी प्री रिक्विजिट में पुट कर दिया है। दिस इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड। कुछ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ये वाला पॉइंट है ना जहां पे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन डिमांड, शॉर्ट रन सप्लाई जहां पे कोइंसाइड करते हैं, इसी को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, राइट? अभी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में है ये ना, हैज बीन प्रोड्यूसिंग एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड द प्राइस लेवल हैज बीन स्टेबल। और ये यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है? ये वाला प्राइस चल रहा है, सिर्फ P0। बिजनेसेस देन begin experiencing unintended decrease in their inventory levels। जो भी बिजनेस हाउसेस थे, उन लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सर इन्वेंट्री लेवल्स बहुत कम होते जा रहा है, इसका मतलब कंजम्पशन बहुत हो रहा है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है गुड्स का, राइट? तभी तो बिजनेस हाउसेस के पास इन्वेंट्री लेवल कम हो रहा है। तो कहने से डिमांड हैज गॉन अप। तो ये जो डिमांड कर्व में है, ओरिजिनल वाला डिमांड कर्व, इसको 1 कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म एग्रीगेट डिमांड। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ सर डिमांड बढ़ रहा है, SRAD, ट्रू, राइट? जिससे कि क्या होगा? व्हाट डज दिस मोस्ट लाइकली imply about the short run outlook for economic growth and inflation, right? Economic growth increasing, देखो नया वाला वाई,
सो बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आउटपुट बढ़ेगा, राइट, और प्राइस भी बढ़ जाएगा। देखो पहले प्राइस P0 था, अब प्राइस क्या हो गया, P1 हो गया, राइट। और वैसे कॉमन सेंस सोचोगे सर ये डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो वैसे सोचो ना सर, इन्वेंटरी लेवल कम हो गया मतलब डिमांड बहुत ज्यादा पिकअप हो गया, डिमांड को मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। सिंस डिमांड ऊपर गया है तो ऑब्वियसली प्राइस हैज गॉन अप, राइट। डिमांड ऊपर गया है तो प्राइस ऑब्वियसली विल गो अप, बेसिक इकोनॉमिक्स का बात हो रहा है, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंग, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ए, राइट। उसी चीज को मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिक तरीके से बता दिया, वैसे कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो हो जाएगा। इससे डिमांड बहुत जोर से बढ़ गया, डिमांड से जोर से बढ़ गया वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन हिंट दिया है ना आपको, कहाँ लिखा हुआ है वो, देखो एक्सपीरियंसिंग अनइंटेंडेड डिक्रीज इन देयर इन्वेंटरी लेवल्स, राइट। मतलब बहुत जोर का डिमांड आ रहा है, उनको मीट करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, एंड सिंस डिमांड बहुत बढ़ रहा है मतलब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, use the data below to determine which of the statement is most accurate. ओके, एक टेबल देके रखा हुआ है, कंपनी ए बी सी, स्टॉक प्राइस देके रखा हुआ है, शेयर्स आउटस्टैंडिंग देके रखा हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज इन स्टॉक प्राइस, फॉर अ गिवन परसेंटेज कितना हुआ वो नहीं बोल रहा है, गिवन आप मान लो ना, मन से बोल रहे हो। कंपनी बी विल हैव लेस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स एज कंपनी सी। ओके, एकदम डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब वैसे डिफिकल्ट नहीं है बट अगर पिकअप नहीं कर पाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बार बोल रहा है यार बी एन सी को पकड़ो, तो हम लोग बी एन सी को पकड़ते हैं सर, एंड बोल रहा है कि यार इंडेक्स हमारा मार्केट कैप वेटेड है, तो मार्केट कैप वेटेड नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे वेट्स आर गिवन बेस्ड ऑन व्हाट, मार्केट कैप। एक बार बताओ ना बी का मार्केट कैप कितना है, 50 इंटू 20,000 दैट इज 10 लाख, और सी का मार्केट कैप कितना है, 100 इंटू 10,000 दैट इज व्हाट, 10 लाख। अगर टोटल मार्केट कैप कितना है बीएनसी का, क्योंकि ऑप्शन ए में बीएनसी को बोल रहे हैं, एक बार अज्यूम करके इंडेक्स में दो स्टॉक है और दोनों के दोनों मार्केट कैप वेटेड है, तो टोटल मार्केट कैप हो गया कितना, 20 लाख। अब वेट्स निकालते हैं, वेट ऑफ बी क्या होगा सर, 10 लाख डिवाइड बाई 20 लाख दैट इज व्हाट, 50%, 0.5। वेट ऑफ सी क्या होगा, 0.5। तो दोनों का इंपैक्ट इज सेम ना, राइट। अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टॉक बी, सपोज स्टॉक बी 10% बढ़ गया, यहाँ पे रिटर्न, स्टॉक बी 10% बढ़ गया एंड स्टॉक सी भी 10% बढ़ गया, मैं आपको बोलूंगा प्लीज वेटेड एवरेज रिटर्न निकालिए ना, और सर वेट्स क्या देंगे, वेट्स बेस्ड ऑन मार्केट कैप, तो तुम कहने से ऐसा निकालोगे, एवरेज रिटर्न वुड बी 0.5 इंटू 10% प्लस 0.5 इंटू 10%, तो कितना आएगा, 10% ही आएगा, राइट। ये 10% में 5% बी का है और 5% क्या सी का है, राइट, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है। ये क्या बोल रहा है, फॉर गिवन परसेंटेज चेंज इन स्टॉक प्राइस कंपनी बी विल हैव अ लेस ऑफ एन इम्पैक्ट, नहीं, कंपनी बी विल हैव अ सेम ऑफ एन इम्पैक्ट एज दैट ऑफ सी। ए क्या हो गया, रॉन्ग। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखते हैं, 100% increase in the stock price of company A will have a smaller impact on the price weighted index than 100% increase in the stock price of company C. अब यहाँ पे A and C को कंपेयर किया है एंड बोल रहा है एक बार अज्यूम कर लो A and C are you know are in an index which is price weighted। तो एक सेकेंड यहाँ पे वापस है A C, अब जैसे प्राइस वेटेड बोल दिया यहाँ पे वेट्स बेस्ड ऑन प्राइस, ए का प्राइस कितना है 25, सी का प्राइस कितना है 100, टोटल प्राइस कितना है 125, ए का वेट कितना होगा, वेट्स बेस्ड ऑन प्राइस, तो ए का प्राइस डिवाइड बाय टोटल प्राइस, 25 डिवाइड बाय 125, आई थिंक 20% आ रहा है क्या, हाँ 20%, ये कितना होगा 80%। तो यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है, सर सी डोमिनेटिंग है क्योंकि सी का वेट क्या है ज्यादा, एक बार ऑप्शन बी पढ़ते हैं, 100% increase in the stock price of company A will have a smaller impact on the price weighted index than 100% increase in the stock price of company C। एकदम सही कह रहे हैं, राइट। रिटर्न स्टॉक ए का प्राइस 50 हो गया मतलब 100% रिटर्न, स्टॉक सी का प्राइस 200 हो गया मतलब 100% रिटर्न। अब वेटेड एवरेज निकालोगे तो 0.2 इंटू 100% प्लस 0.8 इंटू 100%, तो 0.8 वाला डोमिनेटिंग हो गया ना, सही कह रहे हैं।
ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट? ऑप्शन सी भी देख लेते हैं क्यों रॉन्ग है। फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज इन द स्टॉक प्राइस कंपनी ए विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स देन कंपनी बी और सी। एक बार बोल रहे तीनों के तीनों स्टॉक्स अज्यूम करो कि वो एक ऐसे इंडेक्स में विच इज बेस्ड ऑन द मार्केट कैप वेटेड, राइट? तो एक सेकंड, बी एंड सी का तो अपन ने मार्केट कैप निकाला हुआ है, एक बार ए का मार्केट कैप निकालते हैं। 25 इंटू 20,000 ये कितना होगा? 5 लाख। तो टोटल कितना? 10 10 20 और 25 लाख। 25 लाख में से कंपनी ए का वेट क्या होगा? 5 लाख बाय 25 लाख, नहीं क्या? तो 20% होगा ना वेट, और बाकी सबका 40-40%। अरे यार, ए बी एंड सी, ए का मार्केट कैप कितना है? 5 लाख, बी का कितना है? 10 लाख, सी का कितना है? 10 लाख। टोटल मार्केट कैप कितना है? 25 लाख। अब वेट्स दे दो, राइट? ए का वेट कितना होगा? 5 लाख डिवाइड बाई 25 लाख, तो ये कितना होगा आपका? 20%, राइट? ये कितना होगा? 40%। ये कितना होगा? 40%, राइट? तो ए का इम्पैक्ट तो सबसे कम होगा। ये क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज इन द स्टॉक प्राइस कंपनी ए विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट। गलत बोल रहा है। ये तो बहुत ही डेंजर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, the type of index weighing that produces a portfolio similar to that of a momentum strategy। मोमेंटम को कौन सपोर्ट करता है? मार्केट कैप वेटेड। क्योंकि सर अगर हम मार्केट कैप वेटेड के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाएंगे तो जिसका ज्यादा मार्केट कैप होगा उसी को ज्यादा वेट मिलेगा, राइट? और मोमेंटम स्टॉक्स जो लाइमलाइट में, उसका मार्केट कैप ज्यादा होता है बिकॉज उसका प्राइस ज्यादा होता है। तो मोमेंटम को कौन सपोर्ट करता है? मार्केट कैप। इनका व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 11, a requirement that investment professionals act in the best interest of clients। ओके, इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स के पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और उन लोग वो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन को क्लाइंट के बेटरमेंट के लिए ही यूज करेंगे। ये क्या है? इट इज व्हाट? फिड्यूशियरी स्टैंडर्ड, ट्रस्ट। सी। क्वेश्चन नंबर 12, अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। फ्रेमवर्क में आ गया। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में नहीं बोल के भी 4 स्टेप है। पहला पहला स्टेप ये कहता है कि सर कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है, राइट? क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है। सेकंड स्टेप ये कहता है कि सर ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करो, राइट? थर्ड स्टेप ये कहता है कि एक्ट करो, एंड फोर्थ स्टेप ये कहता है कि रिव्यू करो, राइट? फ्रेमवर्क फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब सर, जब कभी भी अगर आप दुविधा में पड़ गए ना कि यार मैं कैसे रेस्पॉन्स करूं, तो यार फ्रेमवर्क को रेफर करो। फ्रेमवर्क क्या कहता है? अगर आप फ्रेमवर्क को रेफर करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका बिहेवियर एथिकल हो, राइट? तो किसके लिए काम आता है सर फ्रेमवर्क? A framework for ethical decision making is most appropriately applied to help decision makers in considering alternatives and their potential impact। परफेक्ट, ये तो ये लैंग्वेज है। ऑप्शन बी ये कहता है डिटरमाइन वेदर एक्शंस आर लीगल। मेरा एक्शन लीगल है कि इलीगल है, ये सब पता लगाएंगे हम फ्रेमवर्क को देख के, ऐसा कुछ नहीं। रिड्यूस द नीड टू मेंटेन अ लार्ज कंप्लायंस डिपार्टमेंट। अरे यार, फ्रेमवर्क है इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई कंप्लायंस डिपार्टमेंट अब नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो 12 का व्हाट? ए। A company desiring to issue a fixed income security has placed $10 million worth of loan receivables in a special purpose entity that is independent of the issuer। Just imagine the diagram। So assets में 10 लाख रिसीवेबल्स था, 10 लाख का रिसीवेबल्स था। ये मैंने मेरे बैलेंस शीट एसेट में से हटा दिया और पूल में लेके आ गया, राइट? बैलेंस शीट में से रिसीवेबल्स मैंने बेच दिया, राइट? किसको? स्पेशल पर्पस एंटिटी को। स्पेशल पर्पस एंटिटी से मैंने क्या लिया? 10 लाख रुपए लिया। सर स्पेशल पर्पस एंटिटी के पास कहां से पैसा है? वो सिक्योरिटी इशू करेगा, और इसी को कहते हैं व्हाट? एसेट बैक सिक्योरिटीज, नहीं क्या? अब आगे पढ़ते हैं। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सजेस्ट दैट द कंपनी सिक्योर्ड अ थर्ड पार्टी गारंटी। कि सर ये जो पूल है, पूल पूल ऑफ रिसीवेबल्स, सर ये पूल ऑफ रिसीवेबल्स में से कोई डिफॉल्ट कर गया तो ये बाद में रिस्क लेना नहीं है। तो एक एक गारंटर को मतलब ये करते हैं अपन, अपॉइंट करते हैं कि भाई कल के तारीख में कुछ पूल में से कुछ भी अगर डिफॉल्ट कर दिया तो यार गारंटर विल कॉम्पेंसेट, राइट? अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये चैप्टर में क्रेडिट इनफैक्ट इंटरनल एनहांसमेंट एंड एक्सटर्नल एनहांसमेंट का बात होता है। इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट में हमारे पास है 3 चीज, दैट इज ट्रांचिंग, क्रेडिट ट्रांचिंग हो गया, ओवर कोलेटरलाइजेशन हो गया, तीसरा इज एक्सेस स्प्रेड,
और एक्सटर्नल एनहांसमेंट में लाइक यू टेक एन इंश्योरेंस और टेक एन गारंटी, राइट? नवंबर 2024 कैंडिडेट्स को याद आ जाने चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ कि याद आ रहा है क्या, राइट? इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट, एक्सटर्नल क्रेडिट एनहांसमेंट, कि सर ये जो स्पेशल पर्पस एंटिटी ने सिक्योरिटीज इशू किया है ना, एसेट बैक सिक्योरिटीज, इनका रेटिंग तभी अच्छा होगा अगर सेफ्टी ज्यादा है तो, राइट? सेफ्टी तो तब होगा ना अगर स्पेशल पर्पस एंटिटी ने सर गारंटर को भी अपॉइंट कर रखा है। ऑल्दो इतना सब एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं था, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरिंग इससे पता चल रहा है यहाँ पे एबीएस का बात हो रहा है। लेट्स सी, द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी says that the company secure a third party guarantee in order to have the security rated triple A। ट्रिपल ए अगर चाहिए रेटिंग्स तो यार थर्ड पार्टी गारंटर होना पड़ेगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स टू द एसपी एंड ऑब्टेनिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द नेशनल बैंक, देखो नेशनल बैंक आ गया गारंटर, द कंपनी इशूज ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी आर मोस्ट लाइकली एसेट बैक। चिल्ला चिल्ला के एसेट बैक बोल ही रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज, बात ही खत्म। टिप्स, ट्रेजरी इन्फ्लेशन, जहां पे इश्योर ये कहता है कि यार आप इन्फ्लेशन का टेंशन मत लो, हम लास्ट में फेस वैल्यू में एडजस्ट करके दे देंगे, राइट? इसी को तो हम लोग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड कहते हैं। इंडेक्स बॉन्ड्स का मतलब कि यार कैश फ्लोज ऑफ अ बॉन्ड इज लिंक्ड टू सम इंडेक्स, इट कुड बी स्टॉक इंडेक्स, हाउएवर इफ इट इज लिंक्ड टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स तो यहाँ पे उसको लिंकर्स कहते हैं। इफ इट इज लिंक्ड टू द कैश फ्लो इज लिंक्ड टू एन इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके बहुत सारे वैरायटी है, जैसे कि इंडेक्स्ड एन्युटी बॉन्ड्स, यहाँ पे जो भी बॉन्ड से ईएमआई मिलता है ना, फुल्ली अमोर्टाइजिंग बॉन्ड के केस में, उसमें अपन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। सीएज इंटरेस्ट इंडेक्स बॉन्ड्स, यहाँ पे कूपन रेट को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। फर्स्ट वाला इज कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे, राइट, अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। तो टिप्स बोलते हैं इट्स कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, देखो, व्हिच प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय एडजस्टिंग द पार वैल्यू एंड कीपिंग द कूपन रेट फिक्स्ड, आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15, assume an investor makes the following investments, let's see। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ने से पहले ना क्या पूछा क्या है उसमें मेरा ध्यान गया, टाइम वेटेड रिटर्न, और ऐसे ही स्मार्टनेस होना चाहिए। टाइम वेटेड रिटर्न इज नथिंग बट व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन, राइट? तो सबसे पहले अपने को ईयर 1 ईयर 2 का ना रिटर्न्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, राइट? तो ये स्मार्टनेस होना चाहिए कि यार स्टोरी पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड पार्ट क्या है। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्योमेट्रिक मीन का ध्यान है, तो पहले रिटर्न्स मैन्युफैक्चर कर, उसके बाद फैक्टर इनटू फैक्टर टू द पावर करके ज्योमेट्रिक मीन निकालो, राइट? लेट्स सी। Today she purchases a share of stock in Redwood Alternatives for $50. Okay. After 1 year, she purchases an additional share for 75. तो एक सेकेंड, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में 50 इन्वेस्ट किया था, एक साल बाद उसका 75 हो गया, राइट? तो फर्स्ट ईयर का रिटर्न 50 का 75 हो गया, तो कहने से 25/50 फर्स्ट ईयर का रिटर्न कितना। अब एक सेकंड, इसमें डिविडेंड वगैरह भी रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना बीच में कहीं डिविडेंड वगैरह रहता है, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ना, देखो यहाँ पे, ड्यूरिंग 1 year द स्टॉक पेड 5 पर शेयर डिविडेंड, हाँ अब क्लियर है। 50 में खरीदा था, 75 हो गया, तो कैपिटल गेन्स कितना 25, लेकिन 5 का डिविडेंड भी मिला है, तो 25 + 5 30, 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, जस्ट मैं कर रहा हूँ 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, दिस इज व्हाट 60%। ईयर 1 का रिटर्न है, अब ईयर 2 का देखते हैं। आफ्टर 1 more year शी सेल्स बोथ शेयर्स फॉर $100। अब मैं तो सर शुरू में उसके बाद एक शेयर था, फर्स्ट ईयर के एंड में उसने और एक शेयर खरीदा, तो उसके बाद 2 शेयर हो गए। तो यार या तो 2 शेयर के हिसाब से तुम रिटर्न कैलकुलेट करो, और सर रिटर्न ही कैलकुलेट करना है तो सर एक शेयर के हिसाब से करो, या 1000 शेयर के हिसाब से करो, या 2 के हिसाब से करो, परसेंटेज टर्म्स में तो सेम ही आएगा ना। तो मैं तो हमेशा एक शेयर के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि यार सेकंड ईयर का मेरे को रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में क्या प्राइस था, कहने से 75, और सेकंड ईयर के एंड में क्या प्राइस हो गया 100, तो कैपिटल गेन कितना हो गया 25, और 5 का क्या है, इनफैक्ट आगे क्वेश्चन देखना, इन ईयर 2 द स्टॉक पेड 7.5 पर शेयर एज अ डिविडेंड, तो खत्म हो गया। 75 का 100 हुआ, 25 का कैपिटल गेन प्लस 7.5 डिविडेंड, तो 25 प्लस 7.5, 32.5, यहाँ पे जस्ट कर रहा हूँ, 32.5 डिवाइड बाई व्हाट 75 इंटू 100, तो 43.33%। रिटर्न्स आ गया, अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है।
time weighted rate of return will be 1.6 into 1.4333 to the power half, जो भी आएगा -1, राइट, उसके बाद into 100. Let's do it. तो यार है 51.4 समथिंग, ऑप्शन व्हाट ए. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सेट. काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, राइट. मैंने सब में आंसर्स लिखा है कि नहीं वो मैं देख रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है. चलो आप अपना एक्यूरेसी चेक करना. आपका माइंड चलना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड आपको कॉन्सेप्ट्स ध्यान में आ जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. यही मेरा पर्पज है ये क्वेश्चन सेट सॉल्व करने का, राइट. तो यू शुड नॉट बी अ पैसिव लुकर. हाँ यार सर करा रहे तो चल हम भी सुनते जाते हैं, राइट. इट्स लाइक आप पहले सोच लीजिए एंड देन देखिए कितना मैच हो रहा है, ठीक है. ओके.